मेरे खत मुझको लौटाने के लिए अब तलक रखे हैं तुमने। मेरे खत मुझको लौटाने के लिए अब तलक रखे हैं तुमने। हाँ, मगर कुछ और भी है जो तुम्हारे पास ही रखा है मेरा। मेरी जान ढूंढना मिल ही जाएगा। देखो दिल वहीं कहीं पे छुपा है मेरा। गौर से देखो जो तुम्हारे ख्यालों की दहलीज है, मेरी सांसें वहीं पे ठहरी हैं। मेरी बातें भी तो वहीं पे बिखरी हैं। समेट सको तो मुझे मेरी खामोशी दे दो। मेरा सुकून दो, मेरी हर खुशी दे दो। मेरे जीने की हसरत सच कहूं तुम हो। सुनो दे सको तो मेरी सुनो दे सको तो मुझे मेरी जिंदगी दे दो। हम अगर उसी तरह से और उसी शिद्दत से जैसे मेरे खत मुझको लौटाने के लिए अब तक रखे हैं तुमने। एक कविता की दूसरी लाइन वो टीज करती है, वो किक मारती है वो। तो मैं शेर ऐसे समझना मैंने शुरू किया। मुझे लगा कि शायद ये मीडियम है जिससे मैं अपने आप को बयान कर सकता हूँ। क्योंकि अमूमन जब आप थोड़ी सी खामोशी के साथ बड़े होते हैं या फिर एक किस्म की विपरीतता के साथ बड़े होते हैं, तो आपके पास कहने को थोड़ा ज्यादा होता है। रखकर नजर के सामने तेरी तस्वीर नाज़े ख्वाब चाहता हूं। कश्ती तो डूब चुकी है, अब साहिल का जवाब चाहता हूं। एक कठिन समय मेरे साथ था। उस कठिन समय को मुझसे दूर करने के लिए शायद कोई रहा होगा जो सामने था और उसने वो दूर नहीं किया। तो मुझे लगा मैंने उस मोड पे ये बात कह दी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे ना तब मीटर का अंदाजा था, ना मुझे कि गजल का एक अपना व्याकरण क्या होता है। बेतरतीब, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा बड़ा बेतरतीब रहा। तो मेरा सपना सिर्फ इतना था कि मैं 15-20 हज़ार रुपए महीना कमाऊंगा। सुबह 8 बजे घर से जाऊंगा, शाम को 5 बजे घर आ जाऊंगा। सुबह भी खेलने जाऊंगा, शाम को भी खेलने जाऊंगा। और जितने मेरी टीम वाले हैं, क्योंकि कस्बा था, छोटे छोटे लोग थे सारे, हम लोग ऐसे मध्यम वर्गीय, कि इनको इनको बल्ले मैं दूंगा, सबको बैट मैं ला के दूंगा, 5-6 बॉल एक साथ खरीद लेंगे। मतलब बस ये इतना सपना था सर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि हम इस बात के हमेशा ऋणी रहेंगे। ये जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया सर, मुझे लगता है बहुत सारा काम बाकी है। 15,000 से ज्यादा शहीदों की श्रृंखला, शहीदों के नाम है। अगर हम किसी से 10 शहीदों के नाम पूछें तो वो 6वें 7वें नाम में नेताओं के नाम लेना शुरू कर देगा। 10 शहीदों के नाम नहीं पता लोगों को। जवाब दे ना सकूं ऐसे तो सवालात ना कर, ए मेरे दोस्त अभी से दर्द भरे हालात न कर। हिंदी की पहली डॉक्यूमेंट्री भोपालगंज ट्रेजेडी पे है, 2010 में वो मैंने बनाई थी। 2015 में मैंने एक फिल्म बनाई, द लास्ट वुड। सर वो फिल्म मैंने 3 घंटे में बनाई थी, एक चौराहे पे 2 स्टूडेंट्स के साथ। एंड 37 कंट्रीज के फेस्टिवल्स में ऑफिशियली सेलेक्ट हुई थी वो फिल्म। मेरा एक नॉवेल आ रहा है, पानी बाई, उस पर बेस्ड एक फीचर फिल्म। ये मेरी पहली फीचर फिल्म मैंने जो लिखी है वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। कि जब मैं छोटा था नदी डराती थी मुझे, अपने तेज बहाव से, अपनी ऊंची ऊंची लहरों से, अपने बड़े बड़े किनारों से। मैं तैरकर भी नदी पार नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, नदी छोटी हो गई है, मैं उसे चलकर पार कर लेता हूं। यदि तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास कोई पौधा सूख रहा है, तो वह सूखना तुम्हारे भीतर की मनुष्यता का सूखने का प्रतीक है। अब ये अभी कविता है। तुमको मालूम नहीं रात है रोशन कितनी, तुमको मालूम नहीं रात है रोशन कितनी, रात को जागना और किसी को खत लिखना। हिंदी सिनेमा में राम हिंदी सिनेमा की अनिवार्यता है। यहां राम नायक नहीं है, यहां राम भारतीय समाज का एक ऐसा प्रतिबिंब है, एक ऐसा आदर्श है जो प्रत्येक घर में, प्रत्येक जन में निवास करता है। उसका किसी धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। अभी सब साथ आएंगे, अभी आवाज उठेगी, अभी कोहरा भी हटेगा, अभी सूरज भी निकलेगा। सुनो आजाद हैं हम लोग, सुनो हिम्मत है लड़ने की, सुनो ताकत है लिखने की, सुनो कुव्वत है कहने की। ये जो कहने की कुव्वत है और ये जो लिखने की आज़ादी है, ये जो लड़ने की हिम्मत है, हमारे आज के अतिथि
बातें मुलाकातें कार्यक्रम में डॉक्टर सुधीर आज़ाद जी, उन्हीं की ये पंक्तियाँ मैंने पढ़ी, उनकी नज़्म की किताब का नाम उसको रखना था, जिससे मैंने ये नज़्म के कुछ अंश सुनाए थे। बातें मुलाकातें देख रहे हैं, मैं जयप्रकाश पांडे हूँ। कार्यक्रम का नाम बता चुका हूँ और डॉक्टर सुधीर आज़ाद इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले संभवतः सबसे युवा रचनाकार होंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि आपने ये रेखांकित करके मुझे थोड़ा-सा और लिखने की हिम्मत दे दी है। और डॉक्टर सुधीर आज़ाद की जीवनचर्या क्या रही, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि हम आपके रचनाकार को उसकी रचना प्रक्रिया के साथ, उसके जीवन के आरंभिक वर्षों के साथ, उसके लिखने के क्रम को और उसके बतौर रचनाकार निर्मिति को समझ सकें। तो शुरुआत मैं आपकी कृतियों पर आने से पहले, जो मुझे लगता है कि तकरीबन 40-45 के आसपास पहुँच चुकी हैं। आपकी उम्र को देखते हुए नहीं लगता है कि 45 कृतियाँ होंगी। ये कृतियाँ अलग-अलग रचना क्षेत्र में हैं। नज़्म है, उपन्यास है, कविताएँ हैं और बच्चों पर लिखी हुई किताबें भी। प्रकृति और राष्ट्र आपके यहाँ मुख्य स्थान पाते रहे हैं। राष्ट्र की बात जब मैं करता हूँ तो राष्ट्र नायकों पर आपने बहुत विस्तार से लिखा है और अ, उन राष्ट्र नायकों को भी देखने की कोशिश की जो जिनके बारे में अक्सर हम भुला देते हैं, जिन्हें हम तिथियों से तो याद रखते हैं लेकिन उनके जीवन कर्म को याद नहीं रखते। नाटक भी आपने लिखे, बहुत सारे नाटक भी आपके हैं। तो शुरुआत बचपन से करूँगा, आपका जन्म कहाँ हुआ? आपकी पढ़ाई-लिखाई क्या हुई? और ये जो लिखने की प्रक्रिया है, ये कब और कैसे शुरू हुई? सर, छिंदवाड़ा में एक कस्बा है अमरवाड़ा, छोटी-सी जगह है। मैं वहाँ से हूँ, मेरा जन्म वहीं हुआ है। और पढ़ाई-लिखाई ये कि बड़ी बेतरतीबी सी रही है। जो बेसिक स्कूल होते थे, सरकारी स्कूल, वहाँ वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। फिर मैं बीएससी करने अमरवाड़ा में साइंस कॉलेज नहीं था, मैं छिंदवाड़ा आ गया। और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर के बाद मैं पास हो गया था, पर फिर मैं साइंस कंटिन्यू नहीं कर पाया और मुझे वापस आना पड़ा अमरवाड़ा। फिर मैंने बीए किया। मेरे सर थे वहाँ पे, डॉक्टर आर.एन. झारिया। उन्होंने मुझसे पूछे बिना मेरा सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर उसमें रख दिया। और बस वहाँ से मैं लिटरेचर से जुड़ा। और हालाँकि लिखना इससे पहले ही शुरू हो गया था। वो इस लिहाज़ से कि मेरे पापा को शायरी पढ़ने का बहुत शौक था। और वो उन दिनों अखबार में किसी एक दिन सैटरडे संडे को एक एक पूरा पन्ना आता था जिसमें शेर आते थे बड़े-बड़े शायरों के, 10, 15, 20, 25। तो वो पर्चा पापा अपने पास ला के रख लेते, तो बहुत सारे हुए थे वो। तो लगभग 1,500-2 हज़ार शेर मैंने सर 11वीं-12वीं तक याद कर लिए थे। तो मुझे तब शायरी समझ में नहीं आती थी। पर मुझे लगता था कि ये जो दूसरी लाइन है, एक कविता की दूसरी लाइन, वो टीज़ करती है, वो किक मारती है वो। तो मैं शेर ऐसे समझना मैंने शुरू किया। तो आपने जो पहली किताब या पहली रचना आपकी क्या थी? आपको कुछ याद है? सर, मैंने अ, इन सब से हट के अमृता प्रीतम जी की किताब सबसे पहले पढ़ी थी। 720 कदम, एक एक 720 कदम या 720 बरस, ये कोई किताब थी, कहानियों की किताब थी। तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर अमृता प्रीतम जी सिर्फ़ कविताएँ लिखती है, ये जो गद्य है, ये मतलब वो गद्यांश उस कहानी के कविताओं से बड़े लग रहे थे मुझे। तो मुझे महसूस हुआ कि मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना कुछ लिख रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब एक किसी दरिया के किनारे से गुज़रते हैं तो आपकी आत्मा भीग जाती है। ये वही एहसास था सर। और कहीं न कहीं वो बहुत सारे शेर याद थे और ये सब पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये मीडियम है जिससे मैं अपने आप को बयान कर सकता हूँ। क्योंकि अमूमन जब आप थोड़ी-सी खामोशी के साथ बड़े होते हैं या फिर अ, एक किस्म की विपरीतता के साथ बड़े होते हैं, तो आपके पास कहने को थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब मैं ऐसा ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि
बहुत संघर्ष था, ऐसा भी कुछ नहीं था। पर हाँ, ऐसा था कि कुछ कहना था और मुझे लग रहा था ये मीडियम मेरे सामने आ रहे हैं। तो पहला क्या कुछ कहा? क्या लिखा? पहली रचना कौन-सी थी? कुछ याद है? हाँ, और वो दरअसल वो मैं उसको शेर कहता हूँ, वो था नहीं, पर वो ये था कि रखकर नज़र के सामने तेरी तस्वीर नाज़े ख्वाब चाहता हूँ। कश्ती तो डूब चुकी है, अब साहिल का जवाब चाहता हूँ। अब ये देखिए क्या उम्र थी आपकी जब आपने ये लिखा? मैं सर 9th में था। यकीनन, और कमाल ये है कि मैं आपको बताऊँ कि चूँकि इस इसका अर्थ पता था? अरे सच्ची सर, मैं आपको बताऊँ कि मुझे लगता था, मैंने जो बहुत सारी शायरी पढ़ी थी ना, तो मुझे लगता था कि एक किस्सा मुझे कहना है, एक बात मुझे कहनी है, बात ये कहनी थी कि एक एक कठिन समय मेरे साथ था। उस कठिन समय को मुझसे दूर करने के लिए शायद कोई रहा होगा जो सामने था और उसने वो दूर नहीं किया। तो मुझे लगा मैंने उस मोड़ पे ये बात कह दी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे ना तब मीटर का अंदाज़ा था, ना मुझे कि गज़ल का एक एक अपना व्याकरण क्या होता है। बेतरतीब, बिल्कुल इसलिए मैंने कहा बड़ा बेतरतीब रहा। छपी पहली प्रकाशित रचना कौन-सी यही वाली थी? कविता थी। ये वाली गज़ल थी। एक्सप्रेस जबलपुर एक्सप्रेस एक अखबार निकलता है। हुँ। उसमें और कमाल ये था कि उन्होंने फ्रंट पेज पे और बिल्कुल एक पूरा 3, 4, 5 कॉलम में वो मेरी तस्वीर के साथ छपी। तो लोगों को लगने लगा यार ये शायर है। तो मुझे तो पता था मैं क्या हूँ। ये हुआ। अच्छा, इससे पहले एक बढ़िया चीज़ हुई थी, मैं उसका ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि मैं 6वीं में था सर। मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि अ, हिंदी में 5वीं में मुझे सप्लीमेंट्री आई थी। अब पूरे 18 बच्चों में मैं भर था जो सप्लीमेंट्री आई थी, बाकी सारे फर्स्ट डिवीज़न पास हुए थे। मैं पापा के पास गया, मैंने कहा पापा 3 नंबर मिले हैं हिंदी में 50 में से। तो पापा ने कहा 3 कैसे मिल गए? तो वो मुझे लगा अपमान वो नहीं था जो वहाँ हुआ है, अपमान तो ये है कि पापा को ये भी विश्वास नहीं है कि 3 नंबर कैसे मिल गए? पर मेरे पापा तो हिमालय जैसी तासीर है सर उनकी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है यार, ये कुछ भी नहीं है। फिर मैंने पढ़ाई की, फिर मेरे 47 आए सर 47 में से। तो मुझे लगा 2 बार में मैंने 50 में से 50 लिए फिर। एंड 6वीं में एक एक अलग-सा वो हुआ एकदम सडन कि मैं पापा के पास गया, मैंने कहा पापा मेरा नाम बदल दो आप। मेरा सरनेम हटा दो, अब मैं सुधीर आज़ाद रखूँगा। जय जी, यकीन मानिए मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे ये सोचा। और उससे कमाल की बात है कि मेरे पापा मुझे तत्काल ले गए और कहा कि सर ये इसका। तो फिर सर ने समझाया कि अरे नहीं ठीक है, आज़ाद इसका रहने दो, ये नाम जो है आज़ाद। आप चंद्रशेखर आज़ाद को जानते थे उस समय? चंद्रशेखर आज़ाद को नारों में जानते थे सर। 15 अगस्त की प्रभात फेरियाँ निकलती थी ना, जब तक सूरज चाँद रहेगा। वैसे जानता था। मतलब तब तक नहीं, ऐसे नहीं जानता था कि सपना क्या था? आप बनना क्या चाहते थे? क्योंकि आपकी किताबों को देख के तो लगता है कि आप इन्हीं लिखने के लिए ही बने हैं। सर मैं कई बार ऐसा होता है ना कि कोई रास्ता आपको आपको बताता है कि इस तरफ जाना है, कई बार कोई विषय आपको बताता है कि उसको चुनना है। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत दिमागदार आदमी नहीं हूँ, ईमानदारी से बताऊँ। मैं तो सोच रहा था सर कि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो मैं तो ये सोचता था कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था। मेरा प्री मेंस क्लियर हो गया था, दिग्विजय सिंह साहब की सरकार थी और वो अगर मैं ऐसा ही बन जाता तो पता नहीं क्या होता, वो स्टे लग गया सर उसमें। मेरा इंटरव्यू था बस बाकी, और टॉप 3-4 कैंडिडेट में मेरा नाम था। ये सब चल रहा था और मेरा सपना सिर्फ़ इतना था कि मैं 15-20 हज़ार रुपए महीना कमाऊँगा, सुबह 8 बजे घर से जाऊँगा, शाम को 5 बजे घर आ जाऊँगा। सुबह भी खेलने जाऊँगा, शाम को भी खेलने जाऊँगा। और जितने मेरी टीम वाले हैं, क्योंकि कस्बा था, छोटे-छोटे लोग थे सारे, हम लोग ऐसे मध्यम वर्गीय, कि इनको इनको बल्ले मैं दूँगा, सबको बैट मैं लाके दूँगा। 5-6 बॉल एक साथ खरीद लेंगे। मतलब बस ये इतना सपना था सर। तो लेखन आपकी ज़िंदगी कैसे बन गया? क्योंकि जो किताबें हैं उनकी संख्या ये बताती है कि अ, आप पूर्णकालिक तौर पर लेखक के रूप में स्थापित हो गए हैं। सर मैं बहुत रफ्तार पसंद आदमी हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें रफ्तार से की हैं, रफ्तार में अपने हाथ से भी होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैं लेखन में ऐसे जुड़ा कि मतलब कि ज़हन में आया कि लिखना कैसे है, कि जब मैं मेरी पीएचडी मैं कर रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, उस दौरान मुझे लगातार इस बात का एहसास था कि एक तो हिंदी साहित्य इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हिंदी साहित्य मैं सीधा इसलिए कहूँगा क्योंकि तत्कालीन जो हमारे सामने लोग रहते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं कि यही उसको अप्रूव करेंगे जो
कि भाई ये विषय हो सकता है कि नहीं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदी साहित्य का विषय नहीं माना जा रहा था और बस मेरा मन था कि मैं उन्हीं पे काम करूँगा। एक घटना के बाद ऐसा हुआ और जब मुझे पता चला कि उन पे 8-10 किताबें हैं सिर्फ़ और आज़ादी के दूसरे ऐसे लोग जिनको हम महानायक या बहुत विश्वनायक कहते हैं, उन पे हज़ारों किताबें हैं। तो वो कहीं न कहीं एक ट्रिगर पॉइंट था जहाँ मुझे लगा कि नहीं मैं तो मेरी पहली किताब जो थी क्रांति मना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बचपन की कविता कहानी थी वो। उस पे मैंने एक नाटक लिखा और कम से कम 500-600 जगह उसका मंचन हुआ सर, पहली किताब आपकी एक नाटक था और सुभाष वो चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पे। उस समय आप पीएचडी कर चुके थे, शोध कर चुके थे? नहीं किया था सर, नहीं किया चल रहा था। था। मुझे लगता है कि इदम हाँ, राष्ट्राय इदम न मम, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखित जो प्रबंध काव्य आपका बिल्कुल। जो शोध आपने किया है, ये उस पर उसका आधारित किताब रूप है बिल्कुल। वो किताब रूप में प्रकाशित है। इसे श्री साहित्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। ये जो राष्ट्र नायकों के प्रति आपका जो लगाव है, क्योंकि ये हम देखते हैं जब आपकी किताब देख रहे हैं तो लोक नायिका झलकारी बाई, रानी दुर्गावती बाई, क्रांति संत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अ, शहीद हेमू कालाड़ी शेरे सिंध, मैं खुद ही राम बोस, त्रैलोक्यनाथ बोस, न्यायमूर्ति देवी अहिल्याबाई होलकर, शहीद ए आजम भगत सिंह, अ, इसके अलावा जो है उल गुलान जो है, बिरसा मुंडा बिरसा जी मुंडा, पर, चंद्रशेखर आजाद जी के माँ की प्रतिमा क्यों क्यों नहीं लगी, आपने इस पर भी एक पुस्तक नाटक के रूप में लिखी है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिवती, अ, ये जो राष्ट्र के निर्माता और नायक हैं, उन पर आप या तो नाटक लिख रहे हैं या गीति काव्य लिख रहे हैं या कविताएं लिख रहे हैं या नज़्में लिख रहे हैं लगातार। ये आपके लेखन के केंद्र में क्यों आए और कैसे आए, और आप इतनी सहजता से इन्हें इस रूप में, नाटकों के रूप में कैसे ढालते हैं? अ, दरअसल ये सही है कि ये जो हमारी आज़ादी के नायक हैं, इनमें ये मोस्टली वो हैं सर जो बहुत ज़्यादा अचर्चित, असमीक्षित, अनकहे रह गए हैं। मतलब जिन्हें जितना कहा जाना था, जिन्हें जितना सुना जाना था, जितनी चर्चा इनकी होनी थी, जितना ज़्यादा सामने रखना था जिन लोगों को, हम चूक गए वहाँ, वजह जो भी हो, मैं वो वजह पे नहीं जाऊँगा अभी। पर मुझे लगता है कि कोई भी राष्ट्र जो इतना महान राष्ट्र है, इतना महान बलिदान भूल के वो कैसे अपने आने वाले समय को एक आदर्श दे सकता है। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता था कि हम इस बात के हमेशा ऋणी रहेंगे। ये जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया सर मुझे लगता है बहुत सारा काम बाकी है। 15,000 से ज़्यादा शहीदों की श्रृंखला शहीदों के नाम हैं। अगर हम किसी से 10 शहीदों के नाम पूछें तो वो 26-7वें नाम में नेताओं के नाम लेना शुरू कर देगा। 10 शहीदों के नाम नहीं पता लोगों को। मैं मतलब ऐसा किसी को वो करते हुए नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी कि हम उन लोगों को कैसे भूल गए, उन लोगों को क्यों नहीं कहा जा रहा है जिन लोगों को कहना चाहिए। तो फिर मैंने ये तय किया कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सामर्थ्य से जो कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे आया। अच्छा, एक छोटा-सा किस्सा आपको सुनाता हूँ सर कि इनसे जुड़ने का। मैं 10th या 11th में था। एक क्रिकेट का टूर्नामेंट मैंने अमरवाड़ा में करवाया और उसका नाम मैंने रखा क्रिकेट के टूर्नामेंट का नाम जुनून-ए आज़ादी कप। क्रिकेट के टूर्नामेंट का नाम जुनून-ए आज़ादी कप। अच्छा कमाल ये था कि उस कस्बे में मुझे बड़े प्यार करने वाले लोग थे, बहुत अपने लोग थे सारे, उनको लगता था ये बड़ा होनहार लड़का है यार तो हाँ, हाँ, बहुत अच्छे हम ठीक है, एक काम करना पानी की व्यवस्था हम करवा देंगे, अच्छा टेंट मैं लगवा दूँगा, अच्छा ये कितना चूना लग रहा है, 2 बोरी चूना हम दे देंगे, अच्छा सफाई हम करा देंगे, ऐसे लोग थे। सर टूर्नामेंट का फाइनल अच्छा उसका टूर्नामेंट कराने का भी उद्देश्य बहुत सीमित था कि पैसे बचेंगे, एक बैट खरीदेंगे और 2-4 बॉल खरीद लेंगे। बहुत ही इतना सा सपना सर बस। टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा था अब मुझे लगा कि एक थोड़ा-सा एक बड़ा टूर्नामेंट भी होता था वहाँ पे मरवाड़ा में, कि एक माल्यार्पण होगा जब टूर्नामेंट खत्म होगा किसी बड़े आदमी सरस्वती जी की मूर्ति लानी पड़ेगी या प्रतिमा लानी पड़ेगी, तो मैंने कहा यार मैं जब तक 2-4 ओवर बचे हैं मैं जाके ले आता हूँ। सर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला, एक ठाकुर जी की दुकान है, मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे ₹3 या ₹2 में 2 एक ऐसे पोस्टर दे दिए और एक एक खड्डा होता है, एक कार्टन का वो
हम उसको खड्डा ही बोलते हैं, उसमें चिपका के उन्होंने दे दिया जिसमें कि ये उड़ेगा नहीं। हमने सर वो लेगा और साइड में उन्होंने बढ़िया वो एक चमकीली बॉर्डर लगा दी दोनों में। ₹2 में इतनी बड़ी चीज़ दे दी। हम ले आए सर, माला भी रास्ते से आते-आते, गेंदे के फूल वाली पतली छोटी-सी। टूर्नामेंट खत्म हुआ, माल्यार्पण हुआ, हम जाने लगे, शाम बिल्कुल गहरा गई थी लेकिन इतना उजाला था कि वो जो बॉर्डर थी वो चमक रही थी। तो हम सब जाने लगे कि हो गया काम, उनको छोड़ो भाई। पर एकदम से मुझे पता नहीं क्या लगा और मैं वो दोनों पोस्टर ले आया। वो पोस्टर लाके मैंने जहाँ पढ़ता था खिड़की की दरारों में ऐसे फँसा दिया। एक सुभाष चंद्र बोस थे उसमें से और एक अ, हमारे भगत सिंह थे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मैं कहाँ फँसा रहा हूँ। इधर फँसा रहा हूँ कि वो खिड़की की दरारों में फँसा रहा हूँ। ये पहला तारुफ था मेरा सर इन दोनों से। अ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी ये जो कविता की किताब है, किताब का नाम उसको रखना था। इसमें बहुत सारी कविताएँ प्रेम कविताएँ हैं और बहुत कम शब्दों में। ये प्रेम ज़िंदगी में इस रूप में एक तरफ तो क्रांतिकारियों से प्रेम था, दूसरी तरफ प्रकृति पर, क्योंकि मैं सुधीर आज़ाद से मेरा जो मैं पहली बार ये नाम पढ़ा था, इनका एक कविता संग्रह आया था हमारे पास इसी कार्यक्रम के लिए। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूँगा। ये नाम इतना आकर्षक था और इस संग्रह की कविताएँ इतनी अ, संवेदनशील थी और प्रकृति प्रेम से भरी हुई थी कि मैं उन पर चर्चा कर चुका हूँ उस कार्यक्रम में। जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकते हैं या उस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। अ, जितनी मार्मिकता थी नदी को लेकर, जितना लगाव था, उस पर चर्चा के अगले क्रम में आएँगे। पहले हम आपकी मोहब्बत पर आते हैं मुझे लगा कि आप निकल गए नदी के साथ आगे। हज़ार अल्फ़ाज़ गलत, लाख बातें बेमानी, ये नज़्म, गज़ल और रुबाई तमाम है बिल्कुल पानी, तुम बस मेरी हथेलियों में अपनी हथेलियाँ रख दो, ये छुअन बहुत बात करती है। ये जो छुअन है, ये किसकी छुअन है कि ये कब ज़िंदगी में प्रेम आया और कैसे आया कि जो आपकी नज़्मों में ढलता चला गया? एक शायर हैं मुझे उनका नाम नहीं पता, उनके 2 मिसरे याद आ गए आपकी बात सुन के कि सवा जवाब दे ना सकूँ ऐसे तो सवालात ना कर, ऐ मेरे दोस्त अभी से दर्द भरे हालात ना कर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सर सच कहूँ मैं अ, प्रेम दरअसल जैसा आपने कहा कि संवेदनाओं का समुच्चय है, सही है और अ, कई रूपों में आपके साथ आता है, आपके साथ आपको जिलाता चला जाता है, आपको बेहतर इंसान बनाते चला जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ सर। मैं बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की है और बनाते जा रहे हैं। तो बस यही है, वही लिखा है। नहीं, ये आप इतना कह के बच नहीं सकते, क्योंकि फिर मैं उसके आगे फासला तुम हो, रास्ता तुम हो और उस रास्ते की मील का पत्थर तुम हो। अब बताओ कहाँ अकेला हूँ मैं, कहाँ तन्हा हूँ, मेरे साथ बराबर तुम हो, ये तुम कौन है? ये तुम ये तुम एहसास है सर, एहसास है ये और बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। चलिए, ये हिंदी सिनेमा जगत से भी आपका ताल्लुक है, आप रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। ये रंगमंच आपने खुद भी नाटक जी, किए हैं जी। क्या? किए भी हैं, डायरेक्ट भी किए हैं, पर हाँ, डायरेक्ट तो ज़्यादा किए उनके हैं। उस रंगमंच से जो आपका ताल्लुक है और सिनेमा की दुनिया से जो ताल्लुक है, उसके बारे में थोड़ा बताएँ हमारे दर्शकों को। सर मैं जब किताबें लिख रहा था या लिख रहा हूँ, तो मैं लगातार इस बात को महसूस करता हूँ और चूँकि आपका मीडियम ये है, तो आप बहुत बेहतर जानते हैं कि हर मीडियम की अपनी एक रेंज होती है, उसकी अपनी एक ऑडियंस होती है। तो मुझे लगा कि एक नज़्म जो मैं कह रहा हूँ, जैसे सपोज़ यही कि अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग ज़िंदा हैं, अभी फिर साथ आएँगे, अभी आवाज़ उठेगी। ये नज़्म मैंने कह दी, जो पढ़ा उसकी ऑडियंस अलग है। अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, तो उसकी ऑडियंस अलग है, लेकिन जब मैं इसको दिखा रहा हूँ, तो इसकी ऑडियंस बहुत अलग है। तो मुझे लगता है कि अच्छा, और मैं फ़िल्म मेकिंग भी एक बड़ा कमाल का वो था कि मुझे उस रास्ते ने भी चुन लिया और मैं उस मीडियम से भी काम करने लगा। और जब अच्छा होने लगा तो फिर मैंने कोशिश की कि अपनी नज़्मों को या अपने छोटे-छोटे किस्सों को उस मीडियम में बयान करने की कोशिश करूँ। और बड़ा महँगा माध्यम है, तो फिर मैंने पहले शॉर्ट फ़िल्म्स से शुरुआत की, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत की
और अब धीरे-धीरे सिलसिला चल रहा है और मैं तो कुछ उसके बारे में विस्तार से बताइए, ऐसे मत कहिए कि शॉर्ट फ़िल्में बनाई और आप सर मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी पे पहली डॉक्यूमेंट्री जो हिंदी की पहली डॉक्यूमेंट्री भोपाल गैस ट्रेजेडी पे है 2010 में वो मैंने बनाई थी। और वो पहली डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मैं लगभग 12 साल मैंने हिंदी पढ़ाई है बच्चों को और फ़िल्म मेकिंग सिखाई है बच्चों को, थिएटर सिखाया है। तो इस दौरान मतलब मैं आज बहुत ईमानदारी से बात आपके सामने कह सकता हूँ कि एज़ अ टीचर आप बच्चों को कम सिखाते हैं, बच्चे आपको ज़्यादा सिखाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत कमाल थे। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे डॉक्यूमेंट्री मतलब जब मेरे ज़हन में आया ये कि डॉक्यूमेंट्री करना और ये इसका भी एक छोटा-सा किस्सा अगर आप हाँ, इजाज़त दें हाँ, तो। ज़रूर। क्या हुआ सर कि मैं गीतांजलि गर्ल्स कॉलेज भोपाल में एक कॉलेज है, मैं वहाँ एज़ अ कॉन्ट्रैक्ट उसमें पढ़ाता था हिंदी गर्ल्स कॉलेज में ब लड़कियों को। तो उनको पता था कि सर लिखते भी हैं, तो एक नसरीन नाम की बच्ची मेरे पास आई और उसने कहा कि मेरी अम्मी का बर्थडे है सर, इस तारीख को आप एक उनके लिए कुछ लिख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप जाते समय स्टाफ रूम से ले लीजिए। तो मैंने उसके उसके रजिस्टर में एक नज़्म लिख दी अम्मी के लिए। जब नेक्स्ट टाइम वो मुझे मिली तो मैंने कहा कमाल है नसरीन, तुमने अपनी अम्मी की बर्थडे का मुझे कुछ मीठा नहीं खिलाया, कुछ सेवइयाँ नहीं खिलाई। एंड उसकी वो तो रोने लगी सर। उसकी सहेली ने बताया कि सर वो गैस ट्रेजेडी का दिन था, 3 दिसंबर की का दिन था और उसी दिन 84 में जिस दिन इनका जन्म हुआ था, मतलब उस साल में जो भी एक लंबा अंतराल 84 में उसी तारीख को उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। तो उसने जब 1984 बोला तो वो 1984 रुक गया मेरे पास। 1984 वो साल है जिस साल में मैंने मेरी मम्मी को खोया था। तो वो पहला दिन था। मैंने कहा ये कहाँ है भाई? तो गीतांजलि कॉलेज के लगभग 100-200 मीटर दूर वो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री जहाँ से गैस रिलीज़ हुई थी, जहाँ वो हादसा हुआ था। मैं पहली बार वहाँ गया सर। एंड बस मैं वहाँ गया और मैं उनसे कनेक्ट हो गया। वो जो लोग काम कर रहे थे उनके पास जाने लगा। उनके बच्चों के साथ मैंने लगभग 50-60 नुक्कड़ नाटक किए। जैसे मैं भोपाल मेरी गवाही अभी बाकी है। जिस दिन भोपाल गैस ट्रेजेडी का रिज़ल्ट आया था पहला, जब एंडरसन को सज़ा हुई थी, उसी दिन हमने कि आप एक इतने बड़े गुनहगार को 2 साल 4 साल की सज़ा दे रहे हैं। तो मैं भोपाल मेरी गवाही अभी बाकी है, भोपाल बोल हल्ला बोल, ये ऐसे मैंने लगभग 50-60 नुक्कड़ नाटक किए। इस दौरान मैं जब लगातार वहाँ जाने लगा तो एक एक उनको सब आपा, कहीं कोई आपा बोलता था, कोई चच्ची बोलती थी, बड़े बुजुर्ग सी महिला थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया। मैं सैटरडे संडे जाता था सर, छुट्टी रहती थी, तो सैटरडे को हाफ डे और संडे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू पढ़ा लिखा है, डॉक्टर बनने वाला है, तू फ़िल्म बना के हमारे ये आवाज़ को पूरी दुनिया को बता कि भोपाल में क्या हो रहा है। एंड उन्होंने एक बात कही कि हम तो मर ही रहे हैं जो जिनको गैस लगी है या जो गैस पीड़ित है, लेकिन उनकी जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी है, उस समय दूसरी पीढ़ी थी, ये दूसरी पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, इनको तो व्यवस्था गैस पीड़ित ही नहीं मान रही है। तो मैंने कहा मैं नहीं, मुझे नहीं आती फिल्म बनानी। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं पर लिखूंगा, किताब लिखूंगा इस पे। एंड तब मेरे ज़हन में आया कि ये नॉवेल जो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बेस्ड है, हालांकि ये भी लव स्टोरी है पर उसी हादसे की जमीन पे है। पर खैर ये तो बहुत बात की बात है। फिर मैं कुछ दिनों के बाद वहाँ गया सर और मैंने कहा कहाँ है वो मैं उनको चच्ची बोलता था, कहाँ है वो चच्ची जो कह रही थी मुझे फ़िल्म बनाना है? तो वहाँ एक लड़का था सर, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। उसने कहा कि नहीं आज़ाद भाई, वो नहीं रही। एंड मुझे लगा सर कि वो उन्होंने मुझे काम दे दिया है। ऐसे मैंने फिर कहा कि अब मैं फ़िल्म बनाऊँगा। तो मैंने रिसर्च की और अगेन पैसा बिल्कुल नहीं था सर, पर लोगों ने सपोर्ट किया और वो पहली फ़िल्म, कमाल ये था कि वो 25वाँ बरस था 25वीं बरसी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, तो स्विस रेडियो के कुछ लोग आए हुए थे भोपाल और उन्हें पता चला। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक मेरा इंटरव्यू छापा कि आफ्टर 25 इयर्स फर्स्ट हिंदी डॉक्यूमेंट्री कमिंग ऑन भोपाल गैस ट्रेजेडी। एंड उसी साल मुझे यूथ अवार्ड भी मिला था, नेशनल यूथ अवार्ड। तो अ, उन्होंने पढ़ा होगा सर वो और मुझे बुलाया जहानुमा वहाँ और मेरा इंटरव्यू किया। मेरी स्टूडेंट मेरे साथ थी अंग्रेजी माध्यम के लिए और उन्होंने इंटरव्यू करने के बाद मुझे 1 लाख रुपए दिए सर। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आगे क्या?
इसके बाद मैंने 2000 मैं दुबई चला गया सर, फिर उसके बाद 1 साल बाद मैं दुबई चला गया। फिर वहाँ से वापस फिर वहाँ फ़िल्म बना रहा था, वहाँ 3-4 फ़िल्में बनाई। फिर 2015 में मैंने एक फ़िल्म बनाई, द लास्ट वुड। सर वो फ़िल्म मैंने 3 घंटे में बनाई थी, एक चौराहे पे, 2 स्टूडेंट्स के साथ, एंड 37 कंट्रीज़ के फेस्टिवल्स में ऑफ़िशियली सेलेक्ट हुई थी वो फ़िल्म। एंड वो उस फ़िल्म ने मुझे अच्छा, जब ये भोपाल की ट्रेजेडी वाली फ़िल्म आई और इसको लोगों ने एप्रिशिएट किया और ये भी बहुत जगह गई, तो मुझे लगा नहीं यार, ये कंटेंट ऐसा था कि अनटच्ड था, पहली बार बाहर आया, लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया, तो मुझे पता था कि मैं कितना बड़ा फ़िल्म है, मुझे कितनी फ़िल्म आती है। लेकिन जब ये दूसरी फ़िल्म आई, जब ये ऐसी हुई ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा यार हाँ, ये मीडियम है, ये शायद इस तरफ कोशिश करता हूँ। एंड अभी क्या चल रहा है फिल्मों की दुनिया में? सर अभी मेरा एक नॉवेल आ रहा है, पानी बाई, हम्म। उस पे बेस्ड एक एक फीचर फ़िल्म, ये मेरी पहली फीचर फ़िल्म है, मैंने जो लिखी है वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आते हैं हम, ये नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, मेरी आपकी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। इसमें एक कविता है, नदी तुम जिस भाषा में रोती हो उसका व्याकरण सूख चुका है और शब्दावली पाषाण हो गई है, इसलिए यह मान रहा हूँ तुम में दिखने वाला हर पत्थर एक आंसू है। ये नदियों से आपका इतना प्यार कि नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना, ये वृक्षों की संरक्षा पर है। नर्मदा अवतरणम स्कंद पुराण की कथा पर आधारित ये नाटक है। प्रकृति के प्रति ये जो लगाव है और प्रकृति की जो व्यवस्था है उसको आप क्या देखकर इस ढंग से संवेदनशील या इस मार्मिक ढंग से उसकी अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं? क्योंकि किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना में भी वृक्षों और जंगलों की बात आपने की है कि उनकी संरक्षा होनी चाहिए। एक-एक पत्ते, पेड़, उनका जो जीवन दर्शन है, जड़, मतलब वृक्ष के जितने भी स्वरूप हो सकते हैं, उन सबको आपने लिखा है। अ, दरअसल किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना, किसी वृक्ष को मनुष्य के रूप में देखने की अ, कोशिश करता है और बताता है जो इसके पाठक हैं उनको कि आप दरअसल केवल कविता और साहित्य नहीं बल्कि उनको उसी संवेदना, उसी तंतु से देखिए जिस तरह आप अपने अंगों को, अपने प्रत्यंगों को देखते हैं और उनकी संरक्षा करते हैं। ये नदी और वृक्षों से जो आपका लगाव है, इसकी वजह क्या है और इस तरह से कैसे सहजता से आप अभिव्यक्त कर लेते हैं? नदियों को लेके मैं, जैसे मैंने कहा सर, मैं जिस कस्बे में रहा, वहाँ एक एक छोटी-सी नदी थी, उसका नाम नहीं था। मतलब कितनी कमाल की बात है, उसका नाम नहीं था। उसको धूपगढ़ कहते थे, धूपघट, जबकि वो बराबर नदी थी, बहती थी। तो मुझे अब समझ में आता है कि हम लोग कितने कितने खराब लोग थे हम लोग, कि हम एक नदी को नदी नहीं कहते थे, बाकी तो बात की बात है। एंड जब मैं छोटा था, एक कविता है सर, मैं पहले वो सुनाता हूँ आपको। इस किताब की कविता है, नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूँगा, कि जब मैं छोटा था नदी डराती थी मुझे, अपने तेज़ बहाव से, अपनी ऊँची-ऊँची लहरों से, अपने बड़े-बड़े किनारों से। मैं तैरकर भी नदी पार नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, नदी छोटी हो गई है, मैं उसे चलकर पार कर लेता हूँ। ये कितना बड़ा हादसा है, हम कैसे बड़े हुए हैं? इससे तो बेहतर था कि हम छोटे रहते। मुझे लगातार ये महसूस हुआ कि किसी भी शक्ल में, पहाड़ हो, नदी हो, मैदान हो, प्रकृति आपके आस-पास आपके अपने रक्त के रिश्तों से ज़्यादा पास रहती है, अगर आप अनुभूत कर सकें तो। आप क्यों, जब आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, कि आप हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप अपने आप को थोड़ा-सा असहज महसूस कर रहे हैं, आप थोड़ा-सा अपने आप को टायर्ड महसूस कर रहे हैं, आप कहते हैं, "यार, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बाहर से आता हूँ।" ये बाहर से आना क्या है? दरअसल ये बाहर से आना नहीं है, ये किसी के पास जाना है, ये किसी के पास जाना प्रकृति है। हम जानते सब हैं, अफ़सोस मानता कोई नहीं। और मैंने एक चीज़ और फिर महसूस की कि कई बार क्या होता है कि सर, मतलब मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उपदेशात्मक कभी नहीं होना चाहिए।
मैं बहुत कोशिश करता हूँ कविताओं में कि मैं बिल्कुल कहीं ज्ञान जैसा कुछ काम ना हो, उपदेश जैसी कोई बात ना हो, आदर्श जैसी कोई बात ना हो। एक यथार्थ, और उस यथार्थ में एक झीनी-सी एक परत हो, या एक ज़रा-सा आपका इंसान होने का बोध हो, जो आपको बताए कि यार मैं जहाँ पे हूँ ना, मैं वहीं से थोड़ा-सा इंसान हो सकता हूँ। इस किताब की एक छोटी-सी कविता है सर, किसी मनुष्य का पेड़ हो जाना, कि यदि तुम्हारे घर में या तुम्हारे आस-पास कोई पौधा सूख रहा है, तो वह सूखना तुम्हारे भीतर की मनुष्यता का सूखने का प्रतीक है। अब ये अभी कविता है। सुधीर जी, आपसे जो बातचीत है, मैं आपके लेखन पर किनका असर है? आप क्या किसी आप जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। सर बस मैं महसूस करता हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, पर मुझे महसूस बहुत ज़्यादा होता है सर, और नींद बड़ी कम आती है। ये दोनों बड़े फ़ायदे हैं मेरे पास। हाँ, एक शेर याद आ गया मुझे रात से। वो ये है कि अब इसमें भी आप कहीं इसको ले जाइएगा मत, बस सुन लीजिएगा सर। शेर ये है कि तुमको मालूम नहीं रात है रोशन कितनी, तुमको मालूम नहीं रात है रोशन कितनी, रात को जागना और किसी को खत लिखना। वाह! अब क्या इसका इसका मतलब सुना देता हूं मैं। मतलब ये है कि दिल को सजदे में करो, दिल को सजदे में करो, फिर ये इबादत लिखना। एक लड़की ने सिखाया है मुझे खत लिखना। क्या बात है! दरअसल सुधीर आज़ाद जी, आपसे बात करते रहने का मतलब, दरअसल बात क्या करना, आपको कायदे से सुनना चाहिए। ये और इसको दुआ कहते हैं, जो आपने भी कहा था। सुनना इसलिए चाहिए क्योंकि मनुष्यता के श्रेष्ठ होने, बेहतर होने और मनुष्य होने की जो राह है, वह आपके लेखन से, आपकी रचनाओं से झलकती है। जब बहुत आपकी शुक्रिया सर। कृतियों को हम पढ़ते हैं, आपके नाटकों को देखते हैं या उनमें छिपे संदेश को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो दरअसल आपका कई रूप हमारे सामने आता है। एक पुस्तक आपकी है हिंदी सिनेमा में राम। ये एक बहुत ये मोटी-सी पुस्तक है। ये शोध ग्रंथ है सर। शोध ग्रंथ है, जी। और ये पुस्तक राम को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आज के समय में जब अयोध्या में मंदिर बन चुका है, तब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस धरती पर हैं, जिनको ये लगता है कि उस मंदिर पर एक तरफ तो आस्थावान लोगों को लगता है कि उनके संपूर्ण जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको उस मंदिर की भव्यता के चलते उनको कष्ट झेलना पड़ा, और एक तरफ, तीसरी तरफ जो दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लगता है कि कहीं न कहीं ये हिंदूवाद का उभार था। जब हिंदी सिनेमा में जब राम की बात होती है, तो राम जिस रूप में आए हैं, और हम अभी पिछले दिनों एक बहुत ही फ़िल्म पर विवाद भी हुआ था, जिस रूप में भगवान राम की कथा को व्याख्यायित किया बिल्कुल, गया बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो आप क्या पाते हैं, किस तरह से शुरुआत हुई और कहाँ तक आप पहुँची, और अभी राम किस तरह से व्याप्त? हिंदी सिनेमा में राम सर, मैंने ये जो एक सिनेमाई संदर्भ में ये किताब है, शोध है ये हमारे अ, दुनिया में फ़िल्म शुरू कैसे हुई, उसके बाद भारत में कैसे आई, भारत में फ़िल्म की शुरुआत कैसे हुई, उसका प्रचार-प्रसार कैसे हुआ, और उसके बाद वहाँ से अभी तक। तो पहली जो फ़िल्म थी जो राजा हरिश्चंद्र 1917 में दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, वो एक हमारी एक बड़ी एक कथा पे आधारित फ़िल्म थी, जो सही मायने में नैतिक मूल्यों को प्रतिस्थापित करने वाली थी। ये दरअसल एक बहुत छोटी-सी बात नहीं थी कि जो पहली फ़िल्म आई वो कथा पे आधारित थी। ये इस बात की घोतक थी कि भारतीय जनमानस के मन में, उनके मस्तिष्क में हमारा जो सांस्कृतिक संदर्भ है, उनकी जो कथाएँ हैं, वो बहुत स्पष्टता, बहुत सरलता के साथ
और सीधे प्रवाह के साथ प्रविष्ट होती है। तो जब उस फिल्म की सफलता का मूक फिल्म थी वो, लेकिन उस फिल्म से कनेक्ट क्यों हुआ, कनेक्ट क्यों हुई ऑडियंस? क्योंकि उसका जो नैतिक मूल्य था वो हमारे समाज में व्याप्त था। हिंदी सिनेमा में राम हिंदी सिनेमा की अनिवार्यता है। यहां राम नायक नहीं है, यहां राम भारतीय समाज का एक ऐसा प्रतिबिंब है, एक ऐसा आदर्श है जो प्रत्येक घर में, प्रत्येक जन में निवास करता है। उसका किसी धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। और जब हमारे फिल्मकारों को महसूस हुआ कि ऑडियंस तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम राम क्यों है, क्यों 17 से अभी तक फिल्म बन रही राम की, और राम लगातार प्रासंगिक ही हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि राम मूल्य है, और एक ऐसा मूल्य जो बहुत शाश्वत है। किसी भी किस्म का चश्मा निकाल के बहुत ईमानदारी से आत्मसात करना आज किसी भी परिवार की अनिवार्यता है राम। उसकी वजह है उनका आदर्श पुत्र होना, आदर्श भाई होना। आज आप किसी भी दौर में, आने वाले 50 साल बाद भी, आप मेरे घर में, आप आपके घर में, आप पड़ोसी के घर में, आपको इनकी अनिवार्यता महसूस होगी, इनकी प्रासंगिकता प्रासंगिकता बनी रहेगी। लेकिन चूंकि इस फिल्म, मुझे इसको लिखने की जरूरत है। आपने जो सवाल किया कि भाई इसमें क्या है, सर मैंने कोशिश की है कि कल हमारे पास माध्यम अलग था, हमारे पास सुविधाएं अपेक्षाकृत कम थी। आज हम बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से समृद्ध हो गए हैं, आज हम बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। इन सबके दरमियान हमारा जो मूल है, हमारा जो कहना है, हमारा जो उद्देश्य है, हमें जिन चीजों को सामने लाना है, वो कहीं इनसे कसमसा ना जाए, इसका रूप विकृत ना हो जाए। आप अगर आप घर में एक कोई भी मूर्ति है, मैं तो कहता हूं छोड़ दीजिए भगवान की मूर्ति या किसी भी प्रकार के एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों की मूर्ति जिनको कोई भी धर्म बहुत ज्यादा ऐसा मानता है, घर के कोई किसी बुजुर्ग के नहीं होने की तस्वीर में आप कितनी माला लगा सकते हैं? उतनी माला लगाएंगे कि उनका चेहरा दिखे, इतनी माला नहीं कि वो चेहरा दब जाए और माला माला दिखे। बस ये है। आपके पास जो आज जितनी ज्यादा सुविधाएं हैं, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ये इसको समृद्ध करके और आसान करके बाहर लाएं, बजाय कि ये कसमसाने लगे। हमें मानवीय भावनाओं का, अच्छा चूंकि एक दूसरी बात यह है सर, समानांतर इसके, कि हमारा देश बहुत सांस्कृतिक रूप से इतना ज्यादा बटा कहने से ज्यादा वैभिन्नता से भरा हुआ है कि एक जगह रामायण का स्वरूप बहुत अलग है, उसी दूसरी प्रांत में उसका स्वरूप अलग है। तो जब अगर मैं रामायण पे काम कर रहा हूं या मैं राम पे काम कर रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा नैतिक कर्तव्य यह है कि मैं उन भावनाओं का ख्याल रखूं, और मैं जो चरित्र प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कथा कह रहा हूं, वो उसके अनुरूप हो, कि वो किसी की भी संवेदनाओं, भावनाओं को टच ना करे। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? सर अभी 2 किताबें आ रही मेरी। एक इस ब्रह्मांड की प्रेम कविताएं हैं नदियां, एक किताब ये है। क्या बात है, फिर नदी पर आप आ गए। और एक किताब है कि अब वनवासी होने के लिए असभ्य है मनुष्य। अब हम वनवासी होने के लिए भी असभ्य हैं, शहर में रहने लायक की बात ये लगे। आप किस समाज की कल्पना करते हैं? सर मैं सच बताऊं बहुत ईमानदारी से, मुझे लगता है कि एक तो आज का जो वक्त है ना, आज का जो जमाना है, आज के जमाने में कोई बड़ा नहीं बचा है सर। वो बड़े होने का एहसास बहुत अलग चीज है। बड़ा होना नदी होना है, बड़ा होना पेड़ होना है, बड़ा होना आसमान होना है, बड़ा होना धरती होना है। बड़ा होना सामने वाले को इस बात का यकीन दिलाना है कि आप एक स्वतंत्र इकाई हैं। बरगद के नीचे कभी बरगद नहीं लगते, लेकिन बरगद के सामने जो बरगद लगता है, उस बरगद की आभा को आप देखिए। वो आभा उसके पास वैसी नहीं आती होगी, मुझे लगता है वो आभा वो बुजुर्ग बरगद उसको देता होगा। मैं सोचता हूं, मतलब मैं बहुत समाज और मतलब सच्ची कुछ नहीं, बस इतना कि आज के वक्त में अगर अभी आप इंसान बन के आपने जन्म लिया ना, अगर आप इंसान बन के ही मर जाएं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। कि मरते वक्त लोगों को अगर मरते वक्त आपको यह एहसास हो, आपके आसपास के लोगों को एहसास हो कि इंसान की मृत्यु हुई है ना, आपने सर्वश्रेष्ठ जीवन जिया है अपना।
सुधीर जी, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। आपकी बातें इतनी अच्छी हैं कि बातें ख़त्म हो ही नहीं सकती, हम कितनी भी लंबी चर्चा करना चाहें। अ, अपनी एक पसंदीदा कोई गज़ल, नज़्म, कविता जो भी आपको इच्छा हो सुना के इस कार्यक्रम को एक एक नज्म है, मेरे खत, वो सुना देता हूँ आपको। किताब का नाम उसको रखना था। इसी किताब की नज़्म है सर वो कि मेरे खत मुझको लौटाने के लिए अब तलक रखे हैं तुमने। मेरे खत मुझको लौटाने के लिए अब तलक रखे हैं तुमने। हाँ, मगर कुछ और भी है जो तुम्हारे पास ही रखा है मेरा। मेरी जान ढूँढना मिल ही जाएगा। देखो दिल वहीं कहीं पे छुपा है मेरा। गौर से देखो जो तुम्हारे ख़यालों की दहलीज़ है, मेरी साँसें वहीं पे ठहरी हैं। मेरी बातें भी तो वहीं पे बिखरी हैं। समेट सको तो मुझे मेरी खामोशी दे दो। मेरा सुकून दो, मेरी हर खुशी दे दो। मेरे जीने की हसरत सच कहूँ तुम हो। सुनो दे सको तो मेरी सुनो दे सको तो मुझे मेरी ज़िंदगी दे दो। हाँ, मगर उसी तरह से और उसी शिद्दत से जैसे मेरे खत मुझको लौटाने के लिए अब तलक रखे हैं तुमने। क्या बात है! बहुत ही अच्छा लगा सुधीर जी, आप ऐसे ही रचनाएँ लिखते रहें और हम प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को कि जो भी नई किताबें आ रही हैं, उनकी सूचना दे सकें। यह कार्यक्रम आपका है, कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। अगले सप्ताह ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर।